क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में से देखोगे तो 3 गो क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। और ये कौन कौन क्वेश्चन होगा जो 5 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही साल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। कौन कौन होगा? एक सबसे पहले याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पूछता है, संयुक्त संघ क्या होता है, यूएनओ। और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे हम, प्रजातंत्र क्या होता है और उसकी समाज में कैसे कैसी भूमिका होती है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, सांप्रदायिकता भारत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सांप्रदायिकता क्या होता है, इसका संपूर्ण रूप से विश्लेषण करना है। 3 गो क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम 1 नंबर देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, उद्देश्य देखिए। अगर ये जानते हो तो इससे आप भगाकर अगले क्वेश्चन पर चले जाओ, और दूसरा भी जानते हो तो तीसरे पर चले जाओ। ऐसे ऐसे करके आपको हम 3 गो क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखें। सबसे पहले हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इसका स्थापना होता है। इसका काम बहुत सारा है, बहुत ज्यादा। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, जब 2 परमाणु बम गिरा दिया जाता है, तो उसके बाद से विश्व में बहुत ज्यादा हंगामा मच जाता है। उस हंगामा को कंट्रोल करने के लिए विश्व स्तर पर एक संगठन का स्थापना किया गया, उसी के नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शुरू से देखते हैं। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को विश्व में किस लिए हुआ था? शांति स्थापित करने के लिए, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। इसके सदस्य देशों की संख्या अब 190 से अधिक है। आज वर्तमान समय में देखोगे इसके सदस्य संख्या, मतलब कौन कौन से देश इसमें सदस्यता इसका हासिल किया है, तो 190 से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, नीचे इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम कानून होते हैं उसी को चार्टर एक्ट कहा जाता है। उसके नियम के अनुसार इस प्रकार पहला उद्देश्य है। पहला उद्देश्य के नाम बताओगे, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। पहला उद्देश्य के नाम क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सदस्य देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना और युद्ध रोकना विश्व संगठन या विश्व संयुक्त राष्ट्र संगठन के काम होता है। तो पहला काम क्या हुआ? पहला उद्देश्य क्या है कि विश्व में शांति बनाए रखो। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो उस लड़ाई झगड़ा को रोको। तो इसके पास में खुद का सेना भी होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में बाबू खुद का सेना होता है, और उस सेना को भेज देता है और युद्ध को रुकवा देता है। दूसरा उद्देश्य बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान और सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य काम होता है। तीसरा अगर सहयोग पूछा जाए, तीसरा उद्देश्य मानव अधिकारों की सुरक्षा देना। मानव के अधिकार यदि हनन हो रहा है, मनुष्य के अधिकार को छीना जा रहा है, तो उन सभी अधिकारों को भी मुहैया कराता है। सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है और उन्हें बढ़ावा देने का भी काम करता है कि आपके मौलिक अधिकार कभी हनन नहीं होगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी मौलिक अधिकार को हनन करने से भारत के संविधान के माध्यम से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय रोकता है। किस अनुच्छेद के तहत रोका जाता है? अगर किसी इंसान के मौलिक अधिकार खत्म होगा, हनन होगा, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत रोका जाएगा और हाई कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत रोका जाएगा? चौथा बताओगे, आर्थिक और सामाजिक विकास करता है। आर्थिक और सामाजिक विकास भी इसका मुख्य उद्देश्य आता है। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बीमारी के खिलाफ लड़ाइयों में मदद करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य होता है। इसके बाद हम बता दें 5 नंबर में आप बताओगे 5 नंबर, संप्रभुता और समानता बनाए रखना। संप्रभुता, हर एक देश के पास अपना खुद का संप्रभुता होता है, उन सभी संप्रभुता को बनाए रखता है। सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करता है। किसी को ऊपर नीचे संप्रभुता के उच्च नीच के माध्यम से नहीं देखता है। सभी देशों के पास जो भी संप्रभुता होता है, जो खुद के बल पर कोई भी फैसला लिया जाता है, उसी को संप्रभुता कहते हैं। यार संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जब कोई देश खुद अपनी इच्छा से किसी देश के नियम कानून का, अपने देश के नियम कानून का फैसला कर सकता है, तो वो संप्रभुता है। जैसे 1947 से पहले हमारे भारत देश के पास संप्रभुता नहीं था, अंग्रेजों के पास था। 1947 में देश आजाद होता है, तो आजादी के बाद संप्रभुता हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास आ गया, राष्ट्रपति के पास आ गया। ये रहा 5 उद्देश्य। लास्ट में बताना, संयुक्त राष्ट्र अपने विभिन्न अंगों जैसे सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से कार्य करता है। शांति स्थापना, मानवीय सहायता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा जैसे
शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण योगदान है। आज देखो ना तो अमेरिका के कैलिफोर्निया बहुत भीषण आग लगा हुआ है आज जाड़ा के मौसम में, उनको भी रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है। हालांकि अमेरिका में इसका संगठन भी है। और इसका कितना अंग है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितना अंग है तो 6 को बताओगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बोलो, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो अमेरिका में अगुल लगा है, ये सब बता देना, 5 नंबर के लायक हो जाएगा। 5 को विशेषता बता देना, निष्कर्ष निकाल देना, पर्चे लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मतलब ये तो हुआ 1 नंबर, हम इधर उधर कर दिए हैं। पहले 3 नंबर बता दिए हैं, अब हम 2 नंबर बता देते हैं। 2 नंबर और 2 नंबर के बाद हम बता देंगे 1 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सांप्रदायिकता क्या है और भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बाबू, बहुत से ऐसे देश होता है ना जो सांप्रदायिकता के आधार पर चलते हैं, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो धर्मनिरपेक्ष के आधार पर चलते हैं। तो अलग अलग देशों का अलग अलग मान्यता होता है। तो हमारा देश जो है भारत देश, तो वो धर्मनिरपेक्ष के आधार पर चलता है। देखो, देश के संचालन अलग अलग तरीकों से, देश में जो भी झगड़ा लड़ाई होता है, फैसला करने का अधिकार होता है, अलग अलग तरीका से किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जब कोई देश के शासक धर्म से अलग हटकर फैसला लेता है, निष्पक्ष तरीकों से फैसला लेता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और सांप्रदायिकता में क्या होता है, जब कोई देश के शासक धर्म के आधार पर एक धर्म बना लेगा, उसी धर्म की ओर से बात करेगा, दूसरे धर्म को बुराई समझेगा। सांप्रदायिकता में हमेशा अपने धर्म को ऊंचा समझा जाता है, दूसरे धर्म को नीचा समझा जाता है। और जबकि धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है, सभी धर्म को समान नजर से देखा जाता है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता दिया जाता है। तो ये कह रहा है सांप्रदायिकता हमारे देश में भारतीय राजनीति पर बुरा प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है, बुरा की अच्छा वहीं लिखना है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख देना। सांप्रदायिकता एक प्रकार की विचारधारा है जो धर्म के आधार पर समाज को विभाजित करती है, मतलब अपने धर्म को ऊंचा समझती है, दूसरे धर्म को नीचा समझती है। सांप्रदायिकता एक प्रकार का ऐसा विचार होता है जो धर्म के आधार पर समाज को 2 भागों में बांट देता है। जिस धर्म के आधार पर देश चलता है उस धर्म को ऊपर समझा जाता है, अन्य सभी धर्मों को नीचे समझा जाता है। इसमें हमेशा धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा रगड़ा होता रहता है। इसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक समुदाय के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है। सांप्रदायिकता भारत का राजनीति पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी कभी धर्म इतना खतरनाक बन जाता है ना कि एक दूसरे से मारा मारी युद्ध हो जाता है, जिसे कहते हो आप गृह युद्ध बोलते हो। अब कौन कौन प्रभाव डालता है आइए बारी बारी से देखते हैं। भारतीय राजनीति पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा है, तो पहला प्रभाव कहोगे ध्रुवीकरण। पहला प्रभाव क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण, मतलब इकट्ठा हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक दल धर्म के आधार पर समाज को बांटकर चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यह सामुदायिक ध्रुवीकरण का कारण बनता है। बहुत से ऐसे राजनीतिक पार्टी होता है जो अपना धर्म बना लेता है, जैसे जिस धर्म से संबंधित होता है उस धर्म को अपना बना लेता है और उसी धर्म की हमेशा बात करता है। तो उस धर्म से जो भी लोग होते हैं ना सब एकजुट हो जाते हैं, कहते हैं हमारा धर्म का, हमारा जाति का, हमारा धर्म का है, उसी को वोट दिया जाता है। तो जब भी हम धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होगा, एकत्रित लोग हो जाएंगे, धर्म के नाम पर इकट्ठा होने लगेंगे। वो धर्म उधर चल जाएगा, ये धर्म इधर आ जाएगा, हमेशा धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता रहेगा। दूसरा बताओगे धर्मनिरपेक्षता पर खतरा। धर्मनिरपेक्षता पर खतरा, जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पालन किया तो उस पर खतरा मंडराने लगता है। सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है। अगर भारत की राजनीतिक दल ऐसा ही कांड करेगा, धर्म के आधार पर वोट मांगेगा, तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष खतरा में पड़ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए कहोगे दूसरा कि ये खतरा में पड़ सकता है। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष भावना को सांप्रदायिक ताकतें कमजोर करती है। जैसे जैसे धर्म के आधार पर लोग एकजुट होकेंगे, वोट मांगेंगे, तो सांप्रदायिकता बढ़ेगा, धर्म के नाम पर लड़ाई होगा, जिससे हमारा क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता खतरा में पड़ता जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा होगा। सांप्रदायिक हिंसा का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो धर्म के नाम पर लड़ा जाता है, उसी को सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। सांप्रदायिकता के कारण भारत में कई बार बड़े बड़े दंगे हुए हैं, जैसे 1984 में सिख विद्रोही दंगा, 2002 का गुजरात दंगा। 1984 में इतना खतरनाक दंगा हुआ था ना, जिसमें नेहरू के ना इंदिरा गांधी वहां गए थे सिख संप्रदाय के बीच में, तो वहां उनको मार दिया गया था। इसलिए पंजाब समझौता हुआ था। पंजाब समझौता कब हुआ, 1985 में। कब हुआ था, 1985 में।
1984 में दंगा हुआ, उस समझौता कराने के लिए 1985 में क्या हुआ, समझौता हुआ, पंजाब समझौता हुआ 1985 में। लोंगेवाले और राजीव गांधी के बीच समझौता होता है चंडीगढ़ को लेकर। तो उतना खतरनाक मत जानो, बस इतना समझो कि सांप्रदायिक हिंसा बढ़ेगा। हमारे देश में कई बार सांप्रदायिक हिंसा हुआ, धर्म के नाम पर कई बार लड़ाई हुआ, जैसे 1984 में सिख धर्म को लेकर लड़ाई हुआ था, 2002 में देखेंगे गुजरात में हुआ था सनातन धर्म को लेकर। चौथा बताओ कि विकास पर खतरा, मतलब जब सांप्रदायिक दंगा बढ़ेगा तो उस पर विकास पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगेगा। सामाजिक तनाव बढ़ेगा, अस्थिरता के कारण विकास परियोजना प्रभावित होती रहेगी, जिससे विकास उन्नत किस्म का नहीं होगा। हर एक व्यापारों में बाधा आएगा, गृह युद्ध छिड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता ना एक प्रकार के ऐसा खतरनाक कांड बदलेगा जो भारत के लिए एगो अवरोध पैदा हो जाएगा विकास के क्षेत्र में। पांचवा बताओगे कि वोट बैंक में राजनीतिक वोट बैंक समझते हो, वोट बैंक होता है मतलब जिस इंसान को सबसे ज्यादा गदगदा कर वोट दे दिया जाता है उसी पर वोट बैंक, मतलब सबसे ज्यादा वोट दिया जाता है जिस व्यक्ति को। तो धर्म के नाम पर सभी राजनीतिक पार्टी में देखो तो कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसे होता है ना, बहुत से ऐसे होता है, क्या नाम लोग मतलब नाम लोगे, जो अपने धर्म को आधार मान लेते हैं, उसी धर्म को टारगेट करते हैं, जिस धर्म से वो होते हैं वो ऑटोमेटिक धर्म पकड़ा जाता है, उस अपने धर्म को कहने लगता है। ये तो कांड होता है हमारे देश में। सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति में वोट बैंक की अवधारणा को जन्म दिया है, जहां राजनीतिक दल एक खास धार्मिक समुदाय का समर्थन पाने के लिए अपने हित की बात करते हैं। जब भी कोई वोट मांगने जाएगा कोनो अमूमन व्यक्ति तो अपने धर्म की बात करेगा, तुम्हारे धर्म के, उसके धर्म की बात नहीं करो, अपने धर्म की बात करेगा। तो इस धर्म के मतलब जिस नेता वाले धर्म के जो भी लोग होंगे वो सब ऑटोमेटिक उसके चुंगल में आ जाएंगे, सभी इसके पक्ष में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वोट बैंक बढ़ेगा। और समुदाय के क्या होता है, समुदाय खास धार्मिक समुदाय बन जाता है और समर्थन पाने के लिए, अपने हित के लाभ उठाने के लिए एक दूसरे को समर्थन करने लगते हैं। ये तो हाल है हमारे देश में। लास्ट में बता देना समाधान, सांप्रदायिकता से बचने के लिए धर्मनिरपेक्षता नीतियों का सख्ती से पालन करनी चाहिए। सांप्रदायिकता से यदि भारत को बचाना चाहते हो तो धर्मनिरपेक्ष के आधार पर कड़ी से कड़ी नीति लगानी चाहिए कि कोई भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेगा और ना ही कोई देगा। अगर कोई देगा या कोई लेगा तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के माध्यम से सांप्रदायिकता के प्रति जागरूकता और सभी समुदाय के बीच संवाद को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। सांप्रदायिकता का उन्मूलन एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, जागरूक देनी चाहिए कि आप जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मत दो। अगर जात के आधार पर वोट दोगे, जैसे बिहार में ऐसा ही होता है, यही कारण है कि बिहार तो एकदम नीचे से टॉप करता है। बिहार अगर बढ़िया आदमी को चुनता, अपने नायकों को, अपने सीएम को या फिर कोनो भी नेता को, तो अच्छा हमारा बिहार एक अच्छा पोजीशन होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलती करते हैं, अपने नेता को पता नहीं कैसे हम चुन लेते हैं जो अच्छा नीतियाँ नहीं बिहार के लिए लेकर आ पाता है और बिहार को अच्छा से संचालन नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं जनता में भी कमियां है। जनता तो पैसा के नाम पर बिक जाती है। जनता देखोगे तो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, इस सब का आधार पर बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिक हमारा बिहार कहीं और चला जाता है। ये हुआ 2 को लिख लेना, सब लोग कॉपी पर लिखते रहो, सब कॉपी पर लिख लो और इसे बार बार प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा दिन तो एग्जाम है नहीं, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हम इसे पहला बोलेंगे तो हालांकि तीसरा है, प्रजातंत्र में नागरिक समाज की क्या भूमिका है। प्रजातंत्र समझते हो, लोकतंत्र को दूसरा नाम में प्रजातंत्र बोला जा सकता है, ठीक है। तो प्रजातंत्र में नागरिक मतलब लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में लोगों की क्या भूमिका है, लोग कौन कौन से भूमिका अपनाते हैं। तो सबसे पहले प्रजातंत्र की परिभाषा बता देना। जनता के लिए, जनता द्वारा जनता में से चुना गया जो सरकार होता है वही लोकतंत्र होता है, उसे प्रजातंत्र बोलते हैं। तो प्रजातंत्र में क्या होता है ना, नागरिक समाज प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक जो लोग के समाज होता है ना, प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे जी, प्रजातंत्र हमारे देश कैसा प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, अपने वोट का इस्तेमाल करता है और अपने खास आदमी को जिता देता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ता है। क्योंकि प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा जो कह देगा वही नियम बन जाएगा। ऐसा नियम कानून बनाना पड़ेगा शासक को जो जनता के हित की बात करेगा। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका तो है इनका।
यह समाज के उन संगठन, संस्थाओं और समूहों का समूह है जो सरकार और निजी क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये संगठन न केवल जनता की आवाज बनते हैं बल्कि सरकार को भी जवाबदेही ठहराते हैं। ये जो संगठन होता है, नागरिक का जो संगठन होता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। राजा के चुंगल में, प्रधानमंत्री के चुंगल में, नेता के चुंगल में नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपना काम भी करते हैं, पूरी तरह से आजादी से काम करते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इस संगठन न केवल जनता की आवाज बनते हैं, इस संगठन जब लोगों की कोई भी संगठन हो जाएगा, जैसे आंदोलन हो जाएगा, तो ये केवल ना जनता की आवाज बनेंगे बल्कि सरकार को भी जवाब देने के लिए एकदम ठहरा देंगे नीचे कि जवाब दो, ऐसा क्यों किए हो। तो प्रजातंत्र में ऐसा ही भूमिका होता है नागरिकों का। अगर प्रजातंत्र में किसी नागरिक का हक मारा जाएगा और उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो आंदोलन पर उतर जाएंगे, और आंदोलन पर उतरेंगे तो न केवल जनता की मांग पूरा करवाएंगे बल्कि जवाब भी मांग सकते हैं सरकार से। तो सरकार के प्रति जवाबदेही भी होते हैं। तो यहाँ दो बात लिखना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कह देना एक प्रकार के संगठित समूह होता है। ये समूह न केवल, ये समूह अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये समूह कैसे कार्य करते हैं? स्वतंत्र रूप से, शासक के चुंगल में बंधे नहीं रहते हैं। और ये संगठन न केवल जनता की आवाज उठाते हैं बल्कि सरकार को भी जवाबदेह ठहराते हैं कि प्रजातंत्र हो गया। आगे इसके बाद देखोगे बाबू, लिखा है इसकी भूमिका। तो प्रजातंत्र की कौन कौन सी भूमिका होती है? तो पहला भूमिका ये होता है जन जागरूकता, मतलब जनता को जागरूक करते हैं। प्रजातंत्र का नागरिकों का जो पहला जो भूमिका होता है, प्रजातंत्र में नागरिक का भूमिका मतलब लोगों की भूमिका। तो लोगों की भूमिका ये है संगठन बनाकर जनता को जागरूक करते हैं, जागो 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 तुम। नागरिक समाज लोगों को, नागरिक जो समाज, नागरिक समाज समझते हो? लोगों के समाज, लोगों के समाज क्या करते हैं? लोगों को उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों, कानूनी प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक कराते हैं। उदाहरण के लिए गैर सरकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। लोग क्या करते हैं? समाज को बना लेते हैं, संगठित समाज बना लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी अधिकारों की मांग करने के लिए जागरूक करते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, सरकार देने के लिए तत्पर होगी। सरकार पर निगरानी भी करते हैं। जो नागरिक समाज होता है, नागरिक समाज का मतलब इतना समझ लेना, कोनो संगठित क्षेत्र होगा, कोनो सरकारी हो, कोनो गैर सरकारी सरकार नहीं होता इसमें, गैर सरकारी हो सकता है, या फिर कहोगे कोई प्राइवेट संगठन भी हो सकता है। जैसे कोई गांव के लड़का लड़की मिलकर संगठन बनाकर सरकार से अपनी मांग कर सकता है। इस सब बताओगे, पहला नंबर तो हो गया। दूसरा नंबर बताओगे सरकार पर निगरानी करते हैं कि सरकार कौन कौन से काम करती है, इस पर भी निगरानी करने के काम करते हैं। यह भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं। सरकार पर निगरानी रखते हैं कि सरकार कौन कौन से लूटपाट कर रही है। अगर कोई सरकार नया फंड जारी की है तो उस फंड को जारी करने में कितना पैसा जारी हुआ है, उसमें अगर अमूमन कोनो विशेष क्षेत्र तक आते आते कितना पैसा वहाँ खर्चा हो गया है, कौन कितना घूस लिया है, इस पर भी निगरानी करते हैं। और भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार में कितना पैसा खर्चा कर रहा है, कितना गोलमाल हो रहा है। इस सब निगरानी कौन करता है? नागरिक समाज करते हैं। दूसरा बताओगे प्रशासन में यदि किसी प्रकार की खामियां हो रही है, उन सभी खामियों को पारदर्शिता मतलब साफ सुथरा बनाने का भी मदद करते हैं। वो शिकायत दर्ज करते हैं, मीडिया वाले के माध्यम से बोल देते हैं कि ये सरकार बहुत घटिया है, पारदर्शिता वाला काम नहीं करता है, ये भी निगरानी कर देते हैं। दूसरा तीसरा बताओगे नीति निर्माण में योगदान भी देते हैं। कोनो नियम कानून बनाना होता है तो अपना योगदान भी देते हैं। योगदान कैसे देते हैं? तो कई सामाजिक मुद्दों पर सुझाव देकर यहाँ नीतियों के निर्माण में योगदान देते हैं। कौन सामाजिक मुद्दा होगा कि हमारे एरिया में फलाना चीज़ों की कमी होगा तो कोई मीडिया वाला आएगा, उससे बोलेंगे, और वो मीडिया वाला क्या करेगा? पूरा भारत स्तर पर प्रचार प्रसार करेगा और उसे सरकार सुनकर उनके माध्यम से नीति कानून उन्हीं के अनुसार बना देती है। तो कहीं ना कहीं जो नागरिक समाज होता है ना, नागरिक समाज के सामाजिक मुद्दों पर भी नियम कानून बनाने में भी इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथा बताओगे सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता, समरसता का मतलब क्या होता है? समरसता बराबर। नागरिक समाज विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देकर सामाजिक शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। समरसता का मतलब होता है देश स्तर पर या फिर विशेष क्षेत्रीय स्तर पर
शांति स्थापित बनाए रखना, उसको समरसता बोला गया है। समरसता का मतलब था, सम मतलब बराबर, रस मतलब खुशहाली, बहुत खुशी खुशी प्रसन्नता की ओर बढ़ाने के लिए क्या हम करते हैं, खुशहाली जीवन यापन करने के लिए, शांति बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। पांचवा बताओगे हाशिए पर खड़े वर्ग का सशक्तिकरण। हाशिए पर खड़े वर्गों का सशक्तिकरण, यह समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का भी काम करते हैं। हाशिए मतलब समझते हो, जो कांट के धार पर जो वर्ग के लोग खड़े होते हैं, मतलब उनका जीवन एकदम नरक से भी बदतर हो गया है, वो जीवन यापन करने के लिए लायक नहीं बचे हैं। उन समाज के वंचित लोग जो समाज से कटे रहते हैं, उनको समाज में रहने से अपने आप को ग्लानि आती है कि हम कैसे समाज में रहेंगे, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। तो वैसे लोगों को, जो समाज से वंचित लोग होते हैं, उन सभी लोगों को भी सशक्त बनाने के काम करते हैं, एकजुट करने के काम करते हैं कि आप भी समाज में जीने लायक हो, उनको भी मोटिवेट करते हैं। तो समाज से कहाँ कट रहा होता है, ये सब करते हैं। लास्ट में क्या करेगा, निष्कर्ष निकाल देना। निष्कर्ष, नागरिक समाज का अस्तित्व प्रजातंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र को जनता की भागीदारी से मजबूत बनाता है। नागरिक समाज, नागरिक मतलब लोगों के जो समाज होता है, उनका अस्तित्व प्रजातंत्र के लिए एक मजबूत, एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह लोकतंत्र को, लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र मतलब सत्ता में, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी से मजबूत बनाता है। अलग अलग क्षेत्रों से, इसमें अलग अलग क्षेत्रों से नेता को चुनकर इस लोकतंत्र में भेजते हैं, ताकि सभी देश के सभी क्षेत्रों का विकास हो सके और लोकतंत्र हमारा मजबूत हो सके। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, लोकतंत्र के प्राण किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को लोकतंत्र के प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? लोकतंत्र के प्राण। याद रखना, लोकतंत्र के प्राण किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को कहते हैं। यह न केवल जनता और सरकार के बीच की खाई को पटाता है, बल्कि निपटाता है, बल्कि यह न्यायपूर्ण और पारदर्शी शासन प्रणाली को भी नींव रखता है। तो एक दो बार इसे लिख लेना, एक बार दो बार में लिखल जाला, और एक दो बार बढ़िया से देख लेना कि का मामला है, 5 नंबर में लिख देना। खाली हेडिंग में याद रहेगा तो तारने का हुनर तो आइए गया है।